दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एनर्जी स्पेशली ऑयल और गैस सिर्फ एक आर्थिक संसाधन नहीं है, यह एक रणनीतिक संपदा है जो शक्ति संतुलन, इन्फ्लुएंस और ग्लोबल पोजीशनिंग को तय करता है। अगर हम पिछले कुछ दशकों का पैटर्न देखें तो एक क्लियर ट्रेंड सामने आता है। जहां भी एनर्जी रिसोर्सेज का अधिक संकेंद्रण या कंसंट्रेशन होता है, वहां भू-राजनीतिक अस्थिरता के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब सवाल ये है, ऐसा होता क्यों है? इसका कारण काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दुनिया की अर्थव्यवस्था आज भी बड़े पैमाने पर हाइड्रोकार्बन पर आधारित है और जिन देशों के पास ये संसाधन है उनका महत्व बढ़ जाता है, और जिन देशों को एनर्जी चाहिए उन्हें अपनी सप्लाई सुरक्षित करनी पड़ती है। इस पूरे फ्रेमवर्क को समझने के लिए 3 मुख्य पहलुओं को समझना जरूरी है। पहला, एनर्जी सिक्योरिटी। जब भी सप्लाई में बाधा का खतरा बढ़ता है तो ऑयल की कीमतें अस्थिर हो जाती है और आयात पर निर्भर देश जैसे भारत सीधे दबाव में आ जाते हैं। दूसरा डायमेंशन, करेंसी डायनेमिक्स। ऐतिहासिक रूप से वैश्विक ऑयल व्यापार कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय करेंसी जैसे डॉलर में होता रहा है। अगर व्यापार का तरीका बदलता है तो इसका असर केवल अर्थव्यवस्था पर नहीं बल्कि पूरे वित्तीय संतुलन पर पड़ता है। तीसरा डायमेंशन, रणनीतिक पुनर्संतुलन या स्ट्रैटेजिक रियलाइनमेंट। जब अनिश्चितता बढ़ती है तो देश अपने सप्लाई रूट्स, साझेदारियां और लॉजिस्टिक्स को डाइवर्सिफाई करते हैं। परंतु मेरा प्रश्न ये है कि वेस्ट एशिया में चल रही कॉन्फ्लिक्ट का कारण क्या है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। आई रियली वांट टू नो योर ओपिनियन। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इसके पीछे एक बड़ा कारण ईरान का तेल था और उससे भी बड़ा कारण डॉलर की वैश्विक बादशाहत। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि डॉलर की ताकत तब तक बनी रहती है जब तक दुनिया का तेल डॉलर में बिकता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जीसीसी देशों ने तेल के सौदे लोकल करेंसी में करने शुरू कर दिए और ईरान, जो पहले से भारी प्रतिबंधों में था, उसने चीन के साथ युआन में तेल व्यापार शुरू कर दिया। यह अमेरिका के लिए केवल आर्थिक चुनौती नहीं थी, यह उसकी डॉलर हेजमनी के लिए भी खतरा बन सकता था। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इस हमले के जरिए अमेरिका ने एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश की। पहला, मिडिल ईस्ट में ऑयल क्राइसिस और सिक्योरिटी डेफिसिट पैदा करना, और दूसरा, तेल व्यापार पर फिर से अपना पेट्रो डॉलर का नियंत्रण मजबूत करना। आप देख सकते हैं कि इस संकट के बीच डॉलर की डिमांड बढ़ी और डॉलर का एक्सचेंज रेट अचानक मजबूत हुआ है और अमेरिका फिर से वैश्विक तेल व्यापार को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। यह मोदी सरकार के लिए भी एक कठिन परीक्षा है, लेकिन दोस्तों, मान लीजिए यह संकट कुछ हफ्तों या कुछ महीनों में खत्म हो जाता है और मिडिल ईस्ट में फिर से शांति स्थापित हो जाती है, तो क्या इसकी गारंटी है कि ऐसा संकट फिर कभी नहीं होगा? अगर भविष्य में ईरान या उसके प्रॉक्सी फिर से इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 जैसा हमला कर दे या पड़ोस के देशों पर हमला कर दे, तो यह अस्थायी शांति फिर से एक और बड़े युद्ध में बदल सकती है। और ऐसी स्थिति में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या भारत की इकोनॉमी फिर से बंधक बन सकती है? क्या दुनिया के सबसे व्यस्त सीलिंग को बंद करके हमारे घरों की गैस और हमारी गाड़ियों का पेट्रोल रोका जा सकता है? 2026 का ये समय शायद इतिहास की किताबों में एक नए भू राजनीतिक संकट के रूप में दर्ज होगा। मिडिल ईस्ट में युद्ध जारी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है, आज वही दुनिया का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल चोक पॉइंट बन चुका है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के इस टकराव ने भारत के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या हमारी ऊर्जा सुरक्षा, क्या हमारी सप्लाई चेन और क्या हमारी पूरी इकोनॉमी कुछ समुद्री रास्तों पर निर्भर होकर सुरक्षित रह सकती है? यह समय है कुछ साहसिक निर्णयों का, लेकिन जैसा कि चाणक्य ने कहा था, आपदा में ही अवसर छुपा होता है। दोस्तों, आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम भारत की एक ऐसी रणनीति को डिकोड करेंगे जिसकी चर्चा अभी तक ज्यादातर में स्ट्रीम मीडिया में नहीं हो रही है। एक ऐसी जियोपॉलिटिकल मूव जो ऐसे ही किसी संकट से निपटने के लिए धीरे धीरे तैयार की जा रही है और जिसका असर आने वाले वर्षों में वैश्विक समुद्री व्यापार पर पड़ सकता है। यह रणनीति न सिर्फ इस संकट से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है, बल्कि भविष्य की वैश्विक समुद्री राजनीति को भी बदल सकती है और शायद चीन के एक बड़े समुद्री सपने को भी चुनौती दे सकती है, क्योंकि जब दुनिया के पारंपरिक समुद्री रास्ते संकट में हों, तब नए रास्ते ही नई शक्तियों को जन्म देते हैं। दोस्तों, इंडोस्कोप में आपका स्वागत है। यहाँ हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का तथ्यपरक विश्लेषण और भारत के ऊपर उनके पड़ने वाले असर की व्याख्या आसान भाषा में प्रस्तुत करते हैं, जो आपकी समझ को व्यापक आयाम प्रदान करती है और आपको अपडेट रखती है। आज की वीडियो में हम एनालाइज करेंगे ईरान यूएस वार के कारण, उसके वैश्विक असर और परिणामों को।
इस युद्ध में कौन सही है, कौन गलत, कौन किसके साथ है और कौन न्यूट्रल। भारत इस स्थिति से निपटने के लिए क्या तैयारी कर रहा है? क्या भारत आने वाले समय में किसी नए व्यापारिक समुद्री मार्ग को डेवलप कर रहा है, और यदि हाँ तो आज उस पर कितना काम हो चुका है? और सबसे बड़ी बात, क्या यह युद्ध अचानक शुरू हुआ क्या हो? यदि आपको पता चले कि वियतनाम, यूक्रेन, निकारागुआ और अब ईरान युद्ध की भूमिका आज नहीं बल्कि अब से लगभग 30 साल पहले 1997 में लिखी जा चुकी है। एक व्यक्ति जो दुनिया को अलग नजर से देख रहा था, वह इवेंट्स नहीं पैटर्न्स देख रहा था। और साल 1997 में उन्होंने एक किताब लिखी। यह कोई नॉवेल नहीं थी, यह एक स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट था। और अगर आप ध्यान से देखें तो आज की दुनिया उन्हीं चालों जैसी लगती है जो उस किताब में बताए गए हैं। और अगला युद्ध कहाँ होगा यह भी लगभग तय है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आपको उस किताब के बारे में बताऊंगा जिसमें पिछले 30 सालों में हुए अमेरिका के हर मिलिट्री एक्शन का ब्लूप्रिंट डिस्क्राइब किया गया है। तो आइए डिकोड करते हैं। ईरान वार। सेक्शन 1 हम एनालाइज करेंगे होर्मुज का चोक पॉइंट और भारत की मजबूरी। मैप पर देखिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक। यहीं से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है और भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा यानी LPG और LNG का विशाल भाग इसी रास्ते से मंगाता है। मार्च 2026 की शुरुआत में जैसे ही ये रास्ता बंद हुआ, भारत में गैस की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी और घरेलू उपभोक्ताओं का बजट बिगड़ने लगा। गैस की किल्लत और कीमतों में बढ़ोतरी ने विपक्ष को सरकार के खिलाफ एक नया मुद्दा दे दिया। लेकिन दोस्तों, ये केवल महंगाई की कहानी नहीं है, यह एक वेकअप कॉल है, क्योंकि भारत की ऊर्जा सुरक्षा अब भी कुछ समुद्री रास्तों पर निर्भर है और जब वे रास्ते बंद होते हैं तो पूरी अर्थव्यवस्था हिल जाती है। इसी बीच भारत का एक बड़ा जियो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट IMEC कॉरिडोर, जो भारत को मिडिल ईस्ट के रास्ते यूरोप से जोड़ने वाला था, फिलहाल ठंडे बस्ते में चला गया है। क्यों? क्योंकि जब तक मिडिल ईस्ट में स्थिरता नहीं आती और सऊदी अरब तथा इजराइल के बीच राजनीतिक समीकरण साफ नहीं होते, तब तक उस कॉरिडोर की रेल लाइनों का निर्माण आगे नहीं बढ़ सकता। और दूसरी तरफ तुर्की भी इस कॉरिडोर के खिलाफ खुलकर कूटनीतिक अभियान चला रहा है। तो सवाल उठता है, क्या भारत हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब एक रास्ता बंद होता है तो इतिहास गवाह है, नई शक्तियां नए रास्ते खोजती है। सेक्शन 2 मालक्का का गेम और भारत का पूर्वी द्वार। जब पश्चिम में संकट बढ़ा, भारत ने पूर्व की तरफ देखा। साउथ चाइना सी, दुनिया का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण समुद्री शक्ति क्षेत्र, यहीं से गुजरता है दुनिया के लगभग 1/3 समुद्री व्यापार का मार्ग। लेकिन यह क्षेत्र अब केवल व्यापार का रास्ता नहीं रहा, यह एशिया की बड़ी शक्तियों के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का मैदान बन चुका है। यहाँ चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति पूरे क्षेत्र को लगातार तनावपूर्ण बना रही है। लेकिन भारत ने भी यहाँ अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। भारत ने इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम प्रदान किया। यह सिर्फ हथियारों की डील नहीं है, यह एक स्पष्ट रणनीतिक संदेश है। यह एक स्पष्ट संदेश यह कि अगर चीन हिंद महासागर में दबाव बनाने की कोशिश करता है तो भारत भी मालक्का स्ट्रेट के पास शक्ति संतुलन बना सकता है। और इस रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है अंडमान और निकोबार। बंगाल की खाड़ी में स्थित ये द्वीप समूह दरअसल हिंद महासागर का एक प्राकृतिक सैन्य मंच है। कई रणनीतिक विश्लेषकों के अनुसार भारत के अंडमान और निकोबार नौसैनिक ठिकाने एक अनसिकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह काम करते हैं। यहाँ से भारत मालक्का स्ट्रेट की समुद्री गतिविधियों पर नजर रख सकता है और जरूरत पड़ने पर पूरे क्षेत्र में अपनी नौसैनिक उपस्थिति बढ़ा सकता है। लेकिन केवल शक्ति संतुलन बनाना ही पर्याप्त नहीं है, भारत को एक और चीज चाहिए, एक ऐसा समुद्री मार्ग जो उसे ऊर्जा और व्यापार के लिए वैकल्पिक रास्ता दे सके। और यहीं से शुरू होती है कहानी ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर की। सेक्शन 3 पिलर ऑफ टाइमलेस फ्रेंडशिप। भारत और रूस की समुद्री रणनीति ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, चेन्नई से व्लादिवोस्तोक। क्या भारत और रूस मिलकर एक ऐसा समुद्री नेटवर्क बना रहे हैं जो पारंपरिक समुद्री मार्गों पर निर्भरता को कम कर सकता है? क्या है ये योजना जिसकी चर्चा अभी भी मेनस्ट्रीम मीडिया में बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन आने वाले वर्षों में यह वैश्विक समुद्री व्यापार के नक्शे को बदल सकती है? इस रणनीति के 2 महत्वपूर्ण हिस्से हैं। पहला है ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर और दूसरा है नॉर्दर्न सी रूट। इन दोनों परियोजनाओं को एक साथ देखें तो ये केवल व्यापारिक मार्ग नहीं है, ये जुड़ी हुई हैं वैश्विक व्यापार से, ऊर्जा सुरक्षा से और भविष्य की भू राजनीतिक शक्ति संतुलन से। दोस्तों, दुनिया का लगभग 80% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्र के रास्ते होता है, लेकिन यह व्यापार पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। यह कुछ संकरी समुद्री मार्गों पर निर्भर है जिन्हें मैरीटाइम चोक पॉइंट्स कहा जाता है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है
सुएज नहर, मलक्का स्ट्रेट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। उदाहरण के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है और मलक्का स्ट्रेट से दुनिया के लगभग 30% समुद्री व्यापार का प्रवाह होता है। अगर इन मार्गों में किसी कारण से बाधा आती है तो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला तुरंत प्रभावित हो सकती है और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था उसका असर महसूस करने लगती है। इसीलिए कई देश अब नए समुद्री मार्गों की तलाश कर रहे हैं और इसी संदर्भ में भारत और रूस के बीच एक नया समुद्री नेटवर्क उभर रहा है। एक ऐसा समुद्री संपर्क जो आने वाले दशक में बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, चेन्नई से व्लादिवोस्तोक, भारत से रूस के फार ईस्ट तक एक सीधा समुद्री मार्ग, और यही वह रास्ता है जो आगे चलकर भारत को आर्कटिक महासागर तक पहुंचने का अवसर दे सकता है। सेक्शन 4, ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर। तो आखिर ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर है क्या? यह वह समुद्री मार्ग है जो भारत के चेन्नई पोर्ट को रूस के व्लादिवोस्तोक पोर्ट से जोड़ता है। दोस्तों, इस मार्ग की दूरी लगभग 5600 नॉटिकल माइल यानी करीब 10,300 किलोमीटर है। यह दूरी पारंपरिक एशिया यूरोप समुद्री मार्ग से काफी कम है। उदाहरण के लिए मुंबई से सेंट पीटर्सबर्ग का पारंपरिक समुद्री मार्ग लगभग 8675 नॉटिकल माइल्स लंबा है। इसका मतलब है कि ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर शिपिंग दूरी को काफी कम कर सकता है। समुद्री विश्लेषकों के अनुसार अगर एक मालवाहक जहाज सामान्य गति 20 to 25 नॉट्स पर चले तो वह चेन्नई से व्लादिवोस्तोक तक लगभग 10 to 12 डेज में पहुंच सकता है, जबकि पारंपरिक मार्गों से इसी यात्रा में 40 डेज से अधिक लग सकते हैं। यानी यह कॉरिडोर ट्रांजिट समय को लगभग आधा कर सकता है। रूस का फार ईस्ट क्षेत्र दुनिया के सबसे संसाधन समृद्ध क्षेत्रों में से एक है। यहाँ तेल है, गैस है, कोयला है, लकड़ी है और दुर्लभ खनिजों के विशाल भंडार हैं। और अब भारत और रूस दोनों इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावनाएं तलाश कर रहे हैं। भारत और रूस के बीच इस समुद्री मार्ग परियोजना पर वास्तविक काम भी शुरू हो चुका है। 2023 और 2024 में चेन्नई में भारत रूस संयुक्त कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इन बैठकों में शामिल थे पोर्ट प्राधिकरण, शिपिंग कंपनियां, स्टील उद्योग और लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ। भारत के पोर्ट्स मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और रूस के फार ईस्ट मंत्री एलेक्सी चेकुनकोव ने इस कॉरिडोर को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। 2023 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने रूस के फार ईस्ट क्षेत्र के कई बंदरगाहों का दौरा किया। इनमें शामिल थे व्लादिवोस्तोक, वोस्तोचनी, नाखोदका और कोज़्मिनो। भारतीय कंपनियों को रूस के फार ईस्ट में ऊर्जा और खनन परियोजनाओं में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया है। व्लादिवोस्तोक पोर्ट के विस्तार की योजनाएं चल रही हैं और चेन्नई को इस समुद्री मार्ग के लिए एक लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने की संभावनाएं देखी जा रही है। इस मार्ग का सबसे बड़ा उपयोग ऊर्जा और खनिज व्यापार में हो सकता है। भारत पहले ही रूस से बड़े पैमाने पर ऊर्जा आयात कर रहा है। 2022 के बाद भारत द्वारा रूस से तेल आयात काफी तेजी से बढ़ा। कुछ अनुमानों के अनुसार भारत का रूसी तेल आयात $25 बिलियन से अधिक तक पहुंच गया। यदि ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर पूरी तरह सक्रिय हो जाता है तो रूस के फार ईस्ट से आने वाला कच्चा तेल, कुकिंग कोल और LNG भारत तक कहीं अधिक तेजी से पहुंच सकता है। यानी यह कॉरिडोर अब सिर्फ नक्शे की एक रेखा नहीं है, यह धीरे धीरे एक वास्तविक व्यापारिक मार्ग का रूप ले रहा है। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि व्लादिवोस्तोक के बाद समुद्र का रास्ता अचानक बदल जाता है और यहीं से शुरू होती है एक और बड़ी कहानी, आर्कटिक की कहानी। सेक्शन 5 आर्कटिक, दुनिया का नया समुद्री हाईवे। व्लादिवोस्तोक से आगे रूस की उत्तरी तटरेखा के साथ साथ एक समुद्री मार्ग चलता है जिसे कहा जाता है नॉर्दर्न सी रूट। यह वही रास्ता है जो आर्कटिक महासागर से होकर गुजरता है और एशिया और यूरोप के बीच दूरी को लगभग 30 to 40% तक कम कर सकता है। जहां स्वेज कैनाल के रास्ते जहाजों को लगभग 40 डेज लग सकते हैं, वहीं आर्कटिक मार्ग से यह यात्रा लगभग 25 डेज में पूरी हो सकती है। सुएज मार्ग से एशिया से यूरोप की दूरी लगभग 21,000 किलोमीटर होती है, लेकिन नॉर्दर्न सी रूट लगभग 13,000 किलोमीटर का है। यानी यह समुद्री मार्ग शिपिंग दूरी और समय दोनों को काफी कम कर सकता है। लेकिन आर्कटिक क्षेत्र में रूस अकेला खिलाड़ी नहीं है। चीन भी एक महत्वाकांक्षी परियोजना के माध्यम से इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाना चाहता है। इसे कहा जाता है पोलर सिल्क रोड। लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आर्कटिक तटरेखा का अधिकांश हिस्सा रूस के नियंत्रण में है, इसलिए नॉर्दर्न सी रूट के विकास में रूस की भूमिका निर्णायक है।
और यही कारण है कि रूस इस मार्ग के विकास पर तेजी से काम कर रहा है, जबकि चीन इसे अपने वैश्विक व्यापार नेटवर्क का हिस्सा बनाना चाहता है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प तथ्य है, भारत आर्कटिक क्षेत्र में पूरी तरह नया खिलाड़ी नहीं है। भारत का अपना हिमाद्री रिसर्च स्टेशन नॉर्वे के द्वीप समूह स्वालबार्ड में स्थित है। भारत ने इस स्टेशन को 2000 एक्ट में स्थापित किया था और तब से भारतीय वैज्ञानिक आर्कटिक के मौसम, समुद्री बर्फ और जलवायु परिवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं। भारत 2013 से आर्कटिक काउंसिल का ऑब्जर्वर मेंबर भी है। इसका मतलब है, जब दुनिया आर्कटिक को एक नए व्यापारिक मार्ग के रूप में देखना शुरू कर रही है, भारत वहां पहले से मौजूद है और यही वह जगह है जहां भविष्य की समुद्री राजनीति लिखी जा सकती है। लेकिन इस कहानी में एक और दिलचस्प फर्क भी है, व्लादिवोस्तोक और चीन का ऐतिहासिक संबंध। व्लादिवोस्तोक रूस के फार ईस्ट का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री द्वार है। 2024 में व्लादिवोस्तोक कमर्शियल सी पोर्ट ने लगभग 878,700 TEU कंटेनर कार्गो संभाला। लेकिन इस शहर की कहानी सिर्फ आधुनिक व्यापार की नहीं है। 19वीं सदी से पहले इस क्षेत्र को चीन में हाइशनवाई कहा जाता था। 1860 में ट्रीटी ऑफ बीजिंग के बाद यह क्षेत्र रूसी साम्राज्य के नियंत्रण में चला गया। आज भी कुछ चीनी इतिहासकार इसे चीन का ऐतिहासिक क्षेत्र बताते हैं। हालांकि आधुनिक चीन इस पर कोई आधिकारिक दावा नहीं करता। फिर भी यह इतिहास रूस और चीन के संबंधों की पृष्ठभूमि में एक दिलचस्प रणनीतिक संदर्भ बना हुआ है और शायद यही कारण है कि आर्कटिक और फार ईस्ट आने वाले वर्षों में दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र बन सकते हैं। कंक्लूजन, दुनिया का समुद्री मानचित्र बदल रहा है, नए समुद्री मार्ग उभर रहे हैं और पुराने चोक पॉइंट्स पर निर्भरता धीरे धीरे चुनौती के दौर में प्रवेश कर रही है। ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर भारत को रूस के फार ईस्ट से जोड़ सकता है और वहीं से खुल सकता है आर्कटिक तक पहुंचने का रास्ता, जबकि नॉर्दर्न सी रूट आर्कटिक महासागर के रास्ते एशिया और यूरोप के बीच एक नया व्यापारिक गलियारा बना सकता है, जो पारंपरिक समुद्री मार्गों से काफी छोटा और तेज हो सकता है। लेकिन दोस्तों, समुद्री मार्ग केवल नक्शे पर बनी रेखाएं नहीं होते, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए समुद्री शक्ति की भी आवश्यकता होती है और यहीं पर भारत की ब्लू वाटर नेवी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। आज भारतीय नौसेना धीरे धीरे एक ऐसी समुद्री शक्ति बन रही है जो केवल अपनी सीमाओं की रक्षा ही नहीं करती, बल्कि पूरे इंडियन ओशन रीजन में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका निभा रही है। अगर भविष्य में ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर और नॉर्दर्न सी रूट जैसे नए मार्ग सक्रिय होते हैं, तो भारत केवल एक व्यापारिक भागीदार नहीं होगा, बल्कि हिंद महासागर की सुरक्षा व्यवस्था का एक केंद्रीय स्तंभ भी बन सकता है। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब समुद्री रास्ते बदलते हैं तो दुनिया की शक्तियां भी बदल जाती हैं। समुद्री रास्ते सिर्फ व्यापार के मार्ग नहीं होते, वे इतिहास की दिशा भी तय करते हैं और जब नए रास्ते खुलते हैं तो नई शक्तियां भी जन्म लेती हैं। शायद आर्कटिक से हिंद महासागर तक फैलने वाली ये नई समुद्री कहानी 21वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री कहानी बनने वाली है और शायद भारत इस कहानी का एक प्रमुख नायक बनकर उभरेगा। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही गहरे रिसर्च पर आधारित जियोपॉलिटिकल एनालिसिस देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले। दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में आई लव इंडिया लिखकर हमारा उत्साह बढ़ाएं, क्योंकि बहुत जल्द हम लेकर आ रहे हैं भारतीय ब्लू वाटर नेवी की शक्ति पर एक विस्तृत और रिसर्च आधारित वीडियो। इसे मिस मत कीजिएगा। जय हिंद।